अब सुनो, जो पहला है रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, ये होते हैं बेटा सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। समझ गए, यहाँ हवा है, ये ग्लास है। तो हम इससे करेंगे, देखो यहाँ याद रखना, यहाँ पर हवा है, हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 मान लो, जो ग्लास है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 मान लो। ठीक है। आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जा रही है, तो ये तो सीधी चली जाएगी। एक इंसिडेंट रे यहाँ लेंगे। ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है ये होता है पोल, अब नहीं पता तो याद रखना है सीधा। और ये होता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ लाइन ड्रॉ की, नॉर्मल हो जाती है, इंसिडेंट रे ये हो गई, ये नॉर्मल हो गई। ठीक है। तो रिफ्रेक्टेड रे क्या होगी, रेयरर से डेंसर में जा रही है, ओरिजिनल पाथ ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये इमेज होगी। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है यू। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, यू। पोल से इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, वी। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होती है, आर। ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं। अब सिंगल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब आप रिफ्लेक्शन कराते हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, उसका एक फॉर्मूला होता है। वो होता है n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन आर, where n1 is the refractive index of first medium, n2 is the refractive index of second medium, u is object distance, v is image distance from the pole, and r is the radius of curvature of the lens। ये सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस कर रहे हैं। तो दोनों के लिए यही फॉर्मूला होता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स। हम कॉन्वेक्स वाले से प्रूव करेंगे, हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है। पहले समझ में आया हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, बोलो। हाँ बेटा, ये समझ में आ गया क्या प्रूव करने जा यस रहे हैं। सर। बेटा मैंने कहा ना माइक ऑन रखना है, तुम ही दोनों, कोई 10 लोग नहीं है यहाँ, आदर्श। चलो, अब हाँ ये हम सर। प्रूव करते हैं। ठीक है। ये वाला प्रूव करना है, समझ गया, थोड़ा आइडिया लग गया। अब सुनो कैसे करेंगे। ये है, ये पोल हो गया जैसा बताया, और ये हो गया बेटा रेडियस ऑफ कर्वे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट रखा है, इंसिडेंटली यहाँ तक आई, सी से इस पे क्या ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच। जो रिफ्रेक्टेड रे है वो कैसी जाएगी, ऐसी। एक रे ऐसी गई, एक रे ऐसी गई, यहाँ मिल गई, ये इमेज बन गई। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो हो गया डायग्राम। ठीक है। इसके बाद सुनो, जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से हम मान लेंगे अल्फा एंगल बना रहा है, जो इमेज एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से उसे बीटा मान लेंगे, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो जो इसके मतलब ये सी वाला पॉइंट है, जो ये मतलब नॉर्मल है, ये जो बना रही है एंगल वो से गामा मान लेंगे, ये हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा। ठीक है। इसके बाद आ, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट ए दे देते हैं। चलो अब आप ट्राइंगल देखो ओ ए सी। ठीक है। कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ओ ए सी। जब आप ट्राइंगल ओ ए सी देखोगे, तो देखो ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इसका तीसरा इंटीरियर है, लेकिन ये इसका एक्सटीरियर है। आप याद करो, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। तो ये देखो इसका इंटीरियर ये है, इसके इंटीरियर के अपोजिट एंगल्स ये हैं, तो इन दोनों का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब यहाँ से क्या आएगा, आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा। ये इक्वेशन बना। ऐसे बेटा ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, नाउ सी दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल सी ए आई, ट्राइंगल सी ए आई। इसमें एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ गामा क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए, क्योंकि आई और आर निकालना है अल्फा बीटा गामा के टर्म्स। तो यहाँ से आर आ जाएगा आपका गामा माइनस बीटा, इक्वेशन ये हो गया। आपका आई आ चुका है, आर आ चुका है, अल्फा बीटा गामा के टर्म्स। अब याद करो 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है,
रेज आती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अच्छा, इस मीडियम मीडियम वन N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, याद रखना है सीधा, N2/N1। N2/N1 किसके बराबर होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इस फॉर्मूले को, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एंगल साइन आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एंगल साइन आर। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। N1 या वही आ गया, N2/N1 क्या आ गया? साइन आई बाई साइन आर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एंगल। अब सुनो, ये कर लिया। आपको एक चीज जो याद यहाँ रखनी है कि जब हम ये रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो आई और आर स्मॉल है, एंगल आई और एंगल आर कैसे स्मॉल, और जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन आई आई हो जाता है, साइन थीटा थीटा होता है ना, तो साइन आर आर हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन थी, ठीक है, इक्वेशन थ्री मान लिया, इसमें आप लिख सकते हो N1 आई और N2 आर इक्वेशन। अब यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, आपको आई और आर की वैल्यू 1 और 2 से रखनी है। तो पुट इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन 4, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? N1 आई की वैल्यू क्या है बेटा? अल्फा प्लस गामा। N2 आर की वैल्यू क्या है? गामा माइनस, ये हो गया। ब्रैकेट ओपन करिए, N1 अल्फा, N1 गामा, N2 गामा, N2 बीटा, ये आ गया। इसके बाद गामा दो जगह आ रहा है तो एक जगह ले लेंगे, तो गामा को उस तरफ ले जाते हैं और इसको इस तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा N1 अल्फा प्लस N2 बीटा, और ये हो गया N2 गामा माइनस N1 गामा। गामा कॉमन ले लिया, क्या बचा? N2 माइनस N1। ये इसलिए किया क्योंकि ये जो अल्फा बीटा गामा थे वो हमने माने थे, तो ये बेटा में अल्फा बीटा गामा तीनों हटाने, इक्वेशन 5। तो क्या करना है? अल्फा बीटा गामा हटाना। कैसे? ये अपने लिए याद रखो, ये हटाने। अब कैसे हटाएंगे अल्फा बीटा गामा? सुनो, उसके लिए एक काम करना है, इस ए पॉइंट से इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AN। तो क्या किया आपने? ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम, किस पॉइंट से? पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AN। अब ये अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल 90 हो गया, तो एक ट्राइंगल हो गया OAN, एक ट्राइंगल हो गया NAC, और एक और ट्राइंगल हो गया NAI। ये तीनों ट्राइंगल राइट एंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आप तीनों में टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा निकाल सकते हैं। चलिए टेन अल्फा निकालते हैं। अब एक चीज जो याद रखनी है, जैसे आई और आर स्मॉल थे, ऐसे अल्फा बीटा गामा तीनों स्मॉल, और जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा होता है, ऐसे टेन अल्फा अल्फा हो जाएगा। तो टेन अल्फा क्या हो गया? अल्फा। चलिए बेटा टेन अल्फा निकालिए, ये है ट्राइंगल। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? AN, और बेस क्या है? ON। ऐसी टेन बीटा निकालिए, टेन बीटा क्या होगा? ये वाला AN/NI, या IN कुछ भी लिख दीजिए। ऐसी टेन गामा निकालिए, वो गामा के बराबर होगा AN/NC, या CN कुछ भी लिख दीजिए, NC लिख दीजिए हमारे। अब एक चीज सुनो, अगली चीज, ये जो एन पॉइंट है वो P के बहुत पास है, तो इसलिए जो दूरियां N से मानी है वो P से मान सकते हैं। ठीक है, तो इसी को अप्रोक्सीमेटली क्या कह देंगे? AN/, जहां जहां N है वहां P कर देंगे OP। इसको क्या कह देंगे? AN/, N की जगह P कर देंगे IP। ऐसे इसको क्या कर देंगे? AN/CP, CP या PC कुछ भी कह देंगे, ये हो गया। ठीक है, चलिए ये तीनों जो वैल्यूज हैं, ये जो तीनों वैल्यूज हमारी आई हैं, ठीक है,
ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं इसको मान लीजिए इक्वेशन से। अब अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज आई हैं, वो इस वाली इक्वेशन 5 में हम पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 6, सॉरी इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, इसको पुट करेंगे। जब आप इक्वेशन 6 को 5 में करेंगे तो n1 अल्फा है, तो n1 अल्फा की वैल्यू क्या है, ए एन अपॉन ओ प्लस n2, बीटा क्या है, ए एन अपॉन आई पी, आई पी का हो या पी आई का, उससे कुछ नहीं, इक्वल टू n2 माइनस n1 गामा, n2 माइनस n1 गामा की वैल्यू क्या है, ए एन अपॉन सी पी, सी पी का हो या पी सी। अब देखो ए एन तीनों जगह आ रहे हैं, क्या बचा, n1 अपॉन ओपी, n2 अपॉन आई पी, और ये n2 माइनस n1 अपॉन सी पी या पी सी, ये हो। अब सुनो लास्ट स्टेप, यहाँ पे ये तीनों दूरियां रखनी है। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी u, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी r, और पोल से इमेज तक की दूरी v। अब यहाँ एक साइन कन्वेंशन चलता है, यहाँ से यहाँ दूरी जब मेजर करते हैं प्लस, और यहाँ से यहाँ माइनस, तो ये माइनस यू हो जाएगा, ये प्लस आर और प्लस वी होंगे। चलिए पीओ क्या है, पीओ है माइनस यू, पीओ इसकी जगह क्या रख देंगे, माइनस यू। पी आई क्या है, पी से आई की दूरी वी, ये हो गया आपका प्लस वी, और पी सी क्या है आर, तो ये आ गया आपका n2, पहले लिख दे रहा हूँ, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन आर, ये आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा कभी कभी ये लोग इसी रिजल्ट को ऐसे पूछ लेते हैं, सुनो, ये तो ऐसे रिजल्ट हो गया, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 7। कभी कभी इस इक्वेशन 7 को वो डिवाइड कर देंगे n1 से, किससे डिवाइड कर देंगे, n1 करते हैं। तो n2 अपॉन n1 भी, n1 अपॉन n1 यू, और n2 माइनस n1 अपॉन n1 वन बाई आर, n1 का डिवाइड कर दिया तो यहाँ तो गायब हो गए। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, n2 अपॉन n1 n होता है, एक फॉर्मूला याद रखिए, अभी फिर जब पढ़ोगे जब सिखाएंगे, n2 अपॉन n1 n होता है, तो ये n हो गया, n अपॉन बी, 1 अपॉन यू, इसको अलग अलग डिवाइड करो, तो n2 अपॉन n1, n1 अपॉन n1, और क्या है 1 बाई आर, ये क्या बचा 1, तो क्या आ गया, n अपॉन बी, 1 अपॉन यू, n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा, फिर से n हो जाएगा, ये हो गया n-1 बाई आर। देखो कभी अगर ये लिखें तो भी यही है, यहां तक करना है, यहां तक करना है, दिस इज योर लेंस मेकर फॉर, सॉरी योर रिफ्लेक्शन थ्रू अ कर्सर, एक बार करके देख लो, ठीक है। दिख रहा है, करिए, 5 मिनट्स आई एम गिविंग। अब देखो हम देख रहे हैं लेंस मेकर पर, ठीक है। जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला देख रहे हैं बेटा, तो ये एक लेंस है और एक ऑब्जेक्ट, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। जब इस कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा देखो इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कि नहीं, एक इस तरफ का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक बार इस तरफ का रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो बेटा यहाँ अभी ये भूल जाओ, दो बार रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं, पहले इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, इसको थोड़ा बड़ा बना दो, दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं बताओ, एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा P1 से, और इस बार सरफेस से P2 से, तो चलो दोनों से करते हैं, एक एक बार रिफ्रैक्शन करते हैं, और सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का आपको फॉर्मूला पता है। तो सुनो, पहले ये मान लो ऑब्जेक्ट O है, इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन किया, ये इंसिडेंट रे आई, आया ना। अच्छा P1, पोल P1 है, इस वाले सरफेस का C1 यहाँ आएगा, और P2 का C2 कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा। तो जब पहले वाले सरफेस से जा रहा है तो C1 से इस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ करेंगे, इसका नॉर्मल, ठीक है। बताओ क्या होगा,
इंसिडेंट रे आ रही है, रेयरर से डेंसर में, ये मान लो हवा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, फिर हवा आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। तो रे एयर से ग्लास में जा रही टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, मान लो कुछ ऐसी होगी। तो ये, अगर ये रे सीधी निकल, फिर ये ऐसे आके यहाँ मिलती तो कहीं यहाँ मिलती, मतलब अगर पहला सरफेस है तो एयर से ग्लास में गई तो यहाँ इमेज बनी, आई डैश मान लो। लेकिन सच में क्या हो रहा है, पहले वाले से रिफ्लेक्शन होने के बाद अब फिर से यहां तक ऐसी आएगी, लेकिन इसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। अब कहां से कहां जा रही है बताओ, पहले सरफेस के बाद दूसरे सरफेस में जा रही है, तो ग्लास से एयर में जा रही है। जब ग्लास से एयर में जा रही है तो फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। तो ये ओरिजिनली ऐसी नहीं जाएगी, अगर सिर्फ पहला सरफेस प्रेजेंट होता, एयर से ग्लास में जा रही होती तो यहाँ इमेज बनती। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये P2 का C2 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से क्या ड्रॉ कर दिया इसको, नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये हमारा जब नॉर्मल हो गया तो यहाँ से समझो, अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ये ओरिजिनल पाथ है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, मतलब ये पाथ नॉर्मल से और दूर होके कहीं आ जाए ये। तो फाइनल इमेज आई थी जो थी वो यहाँ बन गई। ठीक है, दो बार रिफ्लेक्शन होने के बाद, पहले एयर से ग्लास में हुआ, फिर ग्लास से एयर में हुआ। जब एयर से ग्लास में हुआ तो इमेज यहाँ बनी, और जो पहले की इमेज होगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फिर फाइनल इमेज ग्लास से एयर में गई तो इमेज यहाँ बनी, ये फाइनल इमेज है। तो चलिए दोनों सरफेस से रिफ्लेक्शन देखते हैं, पहले फर्स्ट सरफेस से। तो रिफ्लेक्शन थ्रू P1, पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन देखते हैं। ठीक है, पहले वाले से P1। जब इस वाले सरफेस से आप रिफ्लेक्शन देखोगे तो देखो, अब सिंगल रिफ्लेक्टिंग का फॉर्मूला आपके पास है n2/v माइनस n1/e टू n2 माइनस n1/r। इसको थोड़ा नीचे लिखो, रिफ्लेक्शन थ्रू P1। चलो, तो पहले सरफेस की सारी दूरियां लेते हैं, P1 से सारी दूरियां ले ली है। तो पहले के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है ये, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मान लिया, u। पहले सरफेस की इमेज कहाँ है, पहली सरफेस से अगर इमेज बनेगी आई डैश, ये तो इसको मान लिया v डैश। और P1 से C1 की दूरी, पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो P1 से C1 R मान लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या R1 मान लिया, हो गया। चलो, अब लेते हैं, पहले सरफेस में कहां से कहां रे जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो जिसमें जा रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट इज n2 अपॉन इमेज डिस्टेंस, माइनस जिससे जा रही है, किससे जा रही है, एयर से, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है इसका, इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R1। ये होगी। ऐसे ही सेम तरीके से सेकंड सरफेस से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है P2 से, ठीक है, तो नाउ वी विल सी द रिफ्लेक्शन थ्रू P2। ठीक है, जब इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन देखोगे, ठीक है, इस वाले से, तो इसके लिए इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी है, चलो P2 के लिए इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो पहले की इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो P2 से आई डैश तक की जो दूरी है। अच्छा, अब मान लो लेंस की दूरी, लेंस की थिकनेस T है, तो P1 से आई डैश की दूरी V डैश थी, तो P2 से आई डैश की दूरी क्या होगी, ये T घटा दो, ये T कम कर दो, तो क्या होगी V डैश माइनस T। तो दूसरे वाले सरफेस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया V डैश माइनस T। दूसरे की इमेज कहाँ है, यहाँ, तो P2 से आई तक की दूरी, फाइनल इमेज की दूरी उसे V मान लो। ठीक है, और P2 से C2 तक की दूरी क्या है, ये इसका R2 है, सेकेंड सरफेस का रेडियस होता है। चलिए, अब सेकेंड सरफेस के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, ग्लास से एयर में जा रही, तो जिसमें जा रही उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना है V, माइनस जिससे जा रही, किससे जा रही, ग्लास से, n2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, V डैश माइनस T इक्वल टू दिस माइनस दिस n1 माइनस n2 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R2। इक्वेशन नंबर, ठीक है। इसके बाद सुनो, ये जो हम लेंस ले रहे हैं वो थिन है, लेंस कैसा है, थिन। जब लेंस थिन है, पतला लेंस लिया जाता है, तो जो टी होगी, लेंस की थिकनेस होगी वो जीरो होगी, लेंस की थिकनेस कितनी रख दो, जीरो। तो क्या बची इक्वेशन, n1/v n2/v डैश n1 माइनस n2/r2। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
अब कुछ मत करो, जो दोनों से रिफ्रैक्शन से जो इक्वेशंस आई हैं इनको जोड़ दो। वी विल ऐड दैट। So now what we are going to do, we will add equation 1 and equation 3। तो चलिए जोड़ते हैं। तो बेटा जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, ठीक है, तो आप देख रहे हो जब इनको जोड़ोगे, एलएचएस को जोड़ोगे तो माइनस एन टू अपॉन वी डैश है और प्लस एन टू अपॉन वी डैश है, तो ये गायब हो जाएगा। क्या बचेगा? एन वन अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? एन टू माइनस एन वन अपॉन आर वन प्लस यहाँ क्या बचेगा? एन वन माइनस एन टू अपॉन आर। ठीक है, एन वन कॉमन ले लिया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन। यहाँ पर भी एक काम करना है जो आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। इसको एन टू माइनस एन वन बना दो तो माइनस बाहर आ जाएगा अपॉन आर। एन वन माइनस एन टू को एन टू माइनस एन वन बनाया तो माइनस बाहर आ गया। अब इन दोनों में एन टू माइनस एन वन कॉमन ले, दोनों में क्या बचेगा? वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। और यहाँ एन वन कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा? वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन। ये आगे, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन 4 आई है इसको एन वन से डिवाइड कर देंगे। इससे डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ एन वन से डिवाइड करिए। एन वन, यहाँ भी एन वन, यहाँ भी एन वन। अब मैंने तुम्हें बताया था ये तो खत्म हो गए। अब यहाँ क्या बचा? वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। मैंने तुम्हें बताया था एन टू अपॉन एन वन को एन लिख सकते, और ये भी खत्म हो गया तो ये वन बचा। क्या बचा? वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। ये आ गया। अब इसमें एक कंडीशन लगाएंगे, इक्वेशन 5 मान लीजिए। इसमें कंडीशन लगाएंगे क्या? आप याद करो जब आपने 10th में पढ़ा था तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता था तो इमेज फोकस पर बनती थी। तो इसमें इक्वेशन 5 के बाद हम करेंगे व्हेन यू इज इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। ये जो वैल्यूज है इनको इक्वेशन 5 में रख दो, पुट इन इक्वेशन 5। तो v की जगह क्या रखना है? f। तो u की जगह क्या रखना है? इंफिनिटी। n माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है। क्या बचा? वन अपॉन एफ इक्वल्स टू एन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। ये आ गया बेटा आपका लेंथ मेकर फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड लेंथ मेकर फॉर्मूला। जो किसी भी लेंथ का फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है और दोनों रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, एक और कभी कभी पूछ सकते हैं, वो भी देख लो यहाँ पर। ये लोग बहुत बार क्या कहेंगे, सुनो, इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर कर दो। देखो इक्वेशन 5 और 6 में आरएचएस बराबर है तो एलएचएस ही बराबर होगा। तो एक और फॉर्म बनता है कंपेयर इक्वेशन 5 एंड 6। जब आप 5 और 6 को कंपेयर करोगे तो आरएचएस बराबर है तो एलएचएस ही बराबर होंगे, तो वहां से आ जाएगा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ई इक्वल्स टू वन अपॉन एम। दिस इज कॉल्ड गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंथ मेकर फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड इट्स गॉसियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है इसका? गॉसियन फॉर्म। मेन ये याद रखना। ठीक है, करिए इसको।